जय हिंद दोस्तों, आरडी सक्सेस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग साइंस के प्रश्नों को चैप्टर वाइज देखेंगे। जहाँ जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर आपके ग्रुप डी एग्जाम में साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसलिए साइंस के प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। चलिए इस वीडियो से जुड़े रहिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक होता है ऑप्शन ए जूल। आगे है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न संख्या 3, एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर जो मात्रक होता है वो विद्युत धारा का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 4, पारसेक किसका इकाई है? तो पारसेक भी दूरी का इकाई है। दूरी का सबसे बड़ा इकाई होता है पारसेक। सबसे बड़ा इकाई दूरी का होता है पारसेक। याद रखिएगा, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष ये पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 5, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। प्रश्न संख्या 6, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? सही उत्तर हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता का। रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई होता है क्यूरी। प्रश्न संख्या 7, दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। प्रश्न संख्या 8, कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला जो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। प्रश्न संख्या 9, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? सही उत्तर ऑप्शन बी 1971 में। प्रश्न संख्या 10, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से मापते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से मापते हैं? सही उत्तर ऑप्शन बी कैलोरी से। प्रश्न संख्या 11, विद्युत धारा की क्या इकाई है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एम्पियर। एम्पियर से विद्युत धारा की माप होती है। प्रश्न संख्या 12, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? सही उत्तर डायोप्टर। कई बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 13, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेसिबल से क्या मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता। याद रखिएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14, एम्पियर के द्वारा किसकी माप होती है? एम्पियर के द्वारा किसकी माप होती है? सही उत्तर विद्युत धारा। जी हाँ, विद्युत धारा से एम्पियर, विद्युत धारा का माप होता है एम्पियर से। प्रश्न संख्या 15, यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे है, किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब का समान विमीय सूत्र नहीं है। बाद बाकी याद रखिएगा, कार्य एवं ऊर्जा का बीमा जो होता है समान होता है। आवेग एवं संवेग का भी समान होता है। भार एवं बल का भी समान होता है। ये तीन चीजें याद रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? कौन एक सदिश राशि है? बल, चाल, ऊर्जा या तापमान? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बल। बल एक सदिश राशि है। बाद बाकी तीन, चाल, ऊर्जा एवं तापमान जो है ये अदिश राशि होते हैं। ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 में है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो संवेग सदिश राशि है, वेग भी सदिश है, कोणीय वेग भी सदिश है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ट्रिक के लिए याद रखिएगा कि जिस राशि में वो है वो सदिश होता है, लेकिन सभी में यह लागू नहीं होगा। अपवाद के तौर पर याद रखिएगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ये जो है आपका वो रहने पर भी ये अदिश राशि होता है, और यही पूछ लिया जाता है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। जी हाँ, ऊर्जा एक अदिश राशि है। बाद बाकी जो है बल, आघूर्ण सदिश है, संवेग भी सदिश है। प्रश्न संख्या 20, कौन सी एक सदिश राशि है? कौन सा एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा एवं कार्य। तो संवेग जो है वो सदिश राशि है, दाब अदिश है, ऊर्जा भी अदिश है एवं कार्य भी अदिश है। ये तीनों याद रखिएगा, दाब अदिश है, ऊर्जा भी अदिश है, कार्य भी अदिश है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे है प्रश्न संख्या 21, कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? इसका मतलब अदिश है। तो विस्थापन तो सदिश है, वेग भी सदिश है, बल भी सदिश है, लेकिन आयतन जो है एक अदिश राशि है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है।
आगे है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? कौन सदिश है, अदिश नहीं है। तो वेग जो है वो सदिश राशि है। समय अदिश हो गया, द्रव्यमान अदिश, लंबाई भी अदिश। याद रखिएगा, समय, द्रव्यमान, लंबाई एवं दाब ये सब अदिश राशि है। विद्युत धारा सब अदिश राशि है। आगे है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग बराबर होता है संवेग P बराबर m इंटू भी। संवेग को P से निरूपित करते हैं, m हो गया द्रव्यमान, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। वही हो गया वेग को हम लोग v से निरूपित करते हैं, इसलिए संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाएगी? v भी कट गया, m तो हो गया आपका द्रव्यमान। आगे हो गया प्रश्न संख्या 24। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है? तो शून्य में स्वतंत्र रूप से जो वस्तु गिरेगा उसका त्वरण जो होता है वो समान होगा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 25। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लड़की झूले पर झूल रही है, मान लीजिए यहाँ लड़की बैठी हुई है, और जब ये झूला पर जो है, ये झूला है, झूला पर जब ये खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब ये बैठी हुई थी और जब ये खड़ी हुई, खड़ी होने पर जो है झूला जो है तेजी से झूलेगा, और तेजी से झूलने पर इसका आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। घूर्णन करती एक गोल मेज पर एक लड़का अचानक से आके बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोणीय वेग जो है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे है प्रश्न संख्या 27। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए, वेग v से v2 भी कर दिया जाए, तो क्या होगा? संवेग दोगुना हो जाएगा, जी हाँ। और गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, जी हाँ, गतिज ऊर्जा भी 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि संवेग बराबर होता है p बराबर m इंटू v होता है। तो m वही रहेगा और v जो है वो 2v हो जाएगा, तो 2 गुना हो गया। तो दोगुना कर दिया जाए तो संवेग दोगुना हो जाएगा, जी हाँ, संवेग दोगुना हो गया, p बराबर 2mv हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा 4 गुना क्यों हो जाएगा? तो k बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो ये जो वेग दोगुना हो गया, m का मान तो वही रहेगा, v स्क्वायर, तो हो गया आपका 2v स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1/2 m 4v स्क्वायर। तो ये 4 गुना हो गया। इससे तुलना करेंगे तो ये कट जाएगा, mm कट जाएगा, v भी कट जाएगा, तो 4 गुना हो गया। तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा आपका? 4 गुना। आगे प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्यों होता है? तो याद रखिएगा, किसी पिंड का द्रव्यमान जो होता है वो हर जगह समान रहता है, स्थिर रहता है, लेकिन भार परिवर्तनशील होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, वो है आपका 6 kg का, ये पृथ्वी पर 6 kg का है, तो चंद्रमा पर हो जाएगा आपका 6 गुना 1/6 1 kg का हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है। इसलिए देखिए ये भार जो हो गया, भार में चेंजिंग आ गया, यहाँ 6 kg का था, वहाँ हो गया आपका 1 kg का। इसलिए द्रव्यमान तो सेम रहेगा, 6 kg रहेगा, लेकिन उसका भार में परिवर्तन हो जाएगा। आगे है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? कहा जा रहा है कि कोई वस्तु है, यदि यह विराम में है, खड़ा है, और यदि यह चल रहा है, तो यह तब तक खड़ा रहेगा या चलेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। यह स्थिर रहेगा यदि स्थिर पर है, और यह गति पर ही रहेगा जब तक यह गति पर है, यदि इस पर बाहरी कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। आगे है प्रश्न संख्या 30। प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। मान लीजिए कि कोई बंदूक चलाता है, कंधा में रख कर देखिएगा, तो जितना बंदूक आगे जाता है थोड़ा सा पीछे भी आता है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रिया होता है। यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। अगला है संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है, यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। इसी नियम से आपका बल की परिभाषा मिलती है। इसमें कहा जाता है कि बल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। आगे है प्रश्न संख्या 32। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम में आता है? तो जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के आधार पर है। प्रश्न संख्या 33। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, सही है। द्वितीय नियम से बल की व्यंजक प्राप्त की जाती है, जी हाँ, F बराबर m इंटू है।
ये भी सही है। और तृतीय नियम संवेग संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, ये भी सही है। इसलिए उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 34, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एकसमान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो यह होता है आपका जड़त्व। जड़त्व वस्तु का वो गुण होता है जो वस्तु को खड़ा रखना चाहता है। अगला है प्रश्न संख्या 35, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम ही न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। आगे है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो यह हो जाएगा आपका 36 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। आगे है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है न्यूटन की गति का तीसरा नियम अर्थात संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 38, बल किसका गुणनफल होता है? बल किसका गुणनफल होता है? तो बल F बराबर m×a, अभी हम लोगों ने देखा। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। आगे है प्रश्न संख्या 39, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो क्या परिवर्तन होता है? पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भार घट जाता है तथा मात्रा परिवर्तित रहता है। अभी हम लोगों ने देखा कि भार जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, लेकिन मात्रा या द्रव्यमान या मास उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से 6 गुना ज्यादा होता है, या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का 1/6 होता है। मान लीजिए किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 6 kg है, तो उसका चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा? तो इसका 1/6 भाग मतलब 1 kg। इसलिए देखें, भार घट गया लेकिन मात्रा अपरिवर्तित रहता है। प्रश्न संख्या 40, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, यह हमारी पृथ्वी, यह है भूमध्य रेखा, यह उत्तरी गोलार्ध, यह दक्षिणी गोलार्ध। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, तो जी का मान जो है वो बढ़ेगा। जी का मान में प्रोग्रेस आएगा, जी बढ़ता है। आगे है, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होता है? पृथ्वी पर सभी जगह समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आगे है प्रश्न संख्या 42, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है, 1/6 होता है चंद्रमा। आगे है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। आगे है प्रश्न संख्या 44, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप क्यों फट जाती है? तो पानी जो है जमने पर पानी का आयतन, इस पाइप में मान लीजिए पानी है, ठंडा में ये जम जाता है, तो जमने पर पानी का आयतन जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए पाइप जो है वो फट जाती है। आगे है प्रश्न संख्या 45, पानी से भरे डॉट लगी बोतल जमने पर क्यों टूट जाती है? जब पानी का बोतल जम जाती है तो वो टूट क्यों जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभी हम लोगों ने देखा, जमने पर पानी का आयतन जो है वो इंक्रीज करता है। आगे प्रश्न संख्या 46, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। मान लीजिए ये एक बीकर है, इसमें पानी रखल है और इसमें एक बर्फ का टुकड़ा है। जब ये बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगी और पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा पानी में, तो क्या होगा? तो उतना ही रहेगा, इसमें पानी का जो तल स्तर है बीकर में वो उतना ही रहेगा, इसलिए सही उत्तर होगा उतना ही रहेगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 47, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? तो सड़क में घर्षण बल होता है, लेकिन बर्फ में जो होता है वो घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ में सड़क की अपेक्षा चलने में कठिनाई होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। प्रश्न संख्या 48, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर में क्या परिवर्तित होगा? मान लीजिए ये नदी है और ये समुद्र है, एक जहाज नदी से समुद्र में आया तो ये क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर आएगा, क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। प्रश्न संख्या 49, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोहे का घनत्व जो होता है पानी से अधिक होता है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, इसलिए जो होता है लोहे का कील जो है पानी में तो डूब जाएगी लेकिन वो पारे में तैरेगी। प्रश्न संख्या 50 और आज का अंतिम प्रश्न, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में नमक मिलाया जाए तो
अंडा के साथ क्या होगा, तो अंडा जो है वो पानी में तैरता रहेगा। सामान्य पानी में अंडा को डाला तो वो अंडा डूब जाएगा, लेकिन जब इसी पानी में हम नमक मिला देते हैं तो अंडा ऊपर तैरेगा। तो ये था सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।